अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उसकी जो बेसिक्स को स्टडी करेंगे। 8051 मजीदी की जो बुक है ये उसका चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर कितने रजिस्टर्स हैं और उन रजिस्टर्स का इन जनरल साइज़ कितने बिट्स का है। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर टेम्परेरी तौर पर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। सीपीयू के अंदर जो एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उस एएलयू ने जो जिस डाटा के ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो जो डाटा होता है वो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स के अंदर सेव होता है। तो 8051 के अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं तकरीबन ज़्यादातर वो 8 बिट के हैं और हर रजिस्टर का तकरीबन जो साइज़ है वो 8 बिट है। कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हैं जो कि 16 बिट्स के हैं, लेकिन इन जनरल जो 8051 में रजिस्टर्स का साइज़ है वो 8 बिट है। तो रजिस्टर्स आपको पता है, अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो इट मीन्स कि वो 8 बिट के इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव कर सकता है। तो उस रजिस्टर की बिट्स को हमने इस तरह लिखा हुआ D0 से लेकर D7 तक। D0 को हम LSB या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं रजिस्टर की, और D7 को हम MSB या रजिस्टर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। तो 8051 के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्टर्स हैं वो ये हैं। उनका नाम है A, P, R0 से लेकर R7 तक, DPTR जिसको डाटा पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं, एंड PC और प्रोग्राम काउंटर। ये वो रजिस्टर्स हैं जो 8051 के CPU के अंदर मौजूद हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 8051 के CPU के अंदर जो रजिस्टर्स टेम्पोरेरी तौर पर इंफॉर्मेशन या डाटा को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं वो ये हैं AB, R0 से R7, DPTR और PC। और भी रजिस्टर्स हैं 8051 के CPU के अंदर, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, लेकिन ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। और इनमें A, B और R0 से लेकर R7 तक ये सारे के सारे ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, और जो DPTR और PC ये 16 बिट्स के रजिस्टर्स हैं। PC फॉर प्रोग्राम काउंटर और DPTR डाटा पॉइंटर। और DPTR जो रजिस्टर है इसको आप इसके दो पार्ट्स हैं। जो लोअर 8 बिट का पार्ट है उसका नाम है DPL, और जो हायर 8 बिट का पार्ट है इसी रजिस्टर का वो DPH है। तो DPTR रजिस्टर के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी लोअर 8 बिट पार्ट को और इसके अपर 8 बिट पार्ट को। हम इसको ओवरऑल एक्सेस भी कर सकते हैं और इसको हम इसके लोअर और अपर जो बाइट है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो इंस्ट्रक्शन है उसका नाम है मूव इंस्ट्रक्शन। मूव ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। तो मूव इंस्ट्रक्शन बेसिकली सोर्स से डाटा को ट्रांसफ़र करती है डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि मूव इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है 8051 की, मूव A #55, H फॉर हेक्सा। इसका मतलब है कि A के अंदर आप 55 वैल्यू को मूव कर दें। और यहाँ पे जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसकी असम्बली में जब भी आपने कोई वैल्यू मेंशन करनी है, फॉर एग्जांपल ये 55 एक वैल्यू है, तो उसके सामने आपने हैश का ये साइन लगाना है। अगर आप हैश का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, मूव A, 55 हेक्सा अगर लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो 8051 की जो रैम है उसकी 55 हेक्सा लोकेशन से डाटा ट्रांसफ़र करके A के ऊपर ले आए, तो फिर वो मेमोरी लोकेशन 55 से डाटा ट्रांसफ़र करके A के ऊपर लेके जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट इमीडिएट एक डायरेक्ट वैल्यू पास करवानी है A के अंदर तो फिर आपको स्टार्ट में हैश लगाना है।
इस तरह मूव इंस्ट्रक्शन के दूसरे जिसके पॉसिबल यूज़ है वो भी लिखा हुआ है। मूव R0 A, इसका मतलब है A की जो वैल्यू है वो R0 के अंदर मूव कर दे। अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि जो सोर्स है वो कॉपी हो जाता है डेस्टिनेशन के अंदर और सोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल इस इंस्ट्रक्शन के अंदर R0 A, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो A की जो वैल्यू है जिसके अंदर 55 हेक्सा पड़ा होगा वो A से कॉपी हो जाएगा R0 के अंदर। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन A के अंदर भी 55 हेक्सा वैल्यू पड़ी होगी और R0 के अंदर भी 55 हेक्सा वैल्यू पड़ी होगी। इसी तरह ये बाकी भी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं मूव की। ओके, यहाँ पे वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने अगर कोई वैल्यू मेंशन करनी है तो उसके स्टार्ट में हैश लगाना है। अगर वैल्यू नहीं होगी तो इट मीन्स के डाटा विल बी लोडेड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। और एक और बात, क्योंकि ये आप हेक्सा वैल्यू अगर आप मूव करना चाह रहे हैं जिसमें ए से लेकर एफ तक के जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके डिजिट्स आते हैं, तो फिर आपने स्टार्ट में ज़ीरो लगाना है लाजमी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये इंस्ट्रक्शन इस तरह लिखेंगे मूव RF#F9, तो अगर स्टार्ट में ए से लेकर एफ़ तक हैश के बाद अगर ए से लेकर एफ़ तक कोई आ जाएगा तो R5 के अंदर वो डाटा मूव नहीं होगा बल्कि आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा। तो जब भी आपने हैक्स वैल्यू रजिस्टर के अंदर मूव करनी है तो आपने हैश और जो ए से लेकर एफ़ तक अगर आप वहाँ पे कोई डिजिट यूज़ कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, उसके दरमियान आपने ज़ीरो लगाना है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, क्योंकि ए और R0 से लेकर R7 तक ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो इट मीन्स कि अगर आप इनके अंदर जो डाटा लोड कर सकते हैं उसका साइज़ मैक्सिमम 8 बिट हो सकता है। अगर आप A, B या R0 से R7 रजिस्टर के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेंगे ऐसा डाटा या ऐसी वैल्यू जिसका साइज़ 8 बिट से ज़्यादा आता है, तो फिर वो प्रोग्राम आपका एरर दे देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 हेक्सा, जो 2v4 हेक्सा में आपको पता है कि ईच डिजिट 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो ये 2 के भी 4 बिट्स आ गई, 3 के भी 4 बिट्स आ गई, तो ये 8 बिट का डाटा है। 8 बिट का डाटा ए के अंदर मूव हो सकता है। और यहाँ पे ये स्पेशल केस है, यहाँ पे देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 4 बिट का डाटा आ गया, 5 4 बिट का हो गया, 9 भी 4 बिट का, तो ये 12 बिट का डाटा है, लेकिन इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो ये स्पेसिफिक है फॉर ओनली हेक्सा नंबर्स के। हेक्सा नंबर्स के अंदर ये 0F9 ये 12 बिट का डाटा है। तो जब ये डाटा R5 के अंदर लोड होगा तो वहाँ पे सिर्फ F9 की वैल्यू लोड होगी और कोई एरर भी जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मूव A5#7F2H। तो अब ये 7F2H ये अब जो वैल्यू है ये अब 12 बिट की वैल्यू है, और 12 बिट की वैल्यू ए के, क्योंकि ए का साइज़ 8 बिट है तो इसके अंदर लोड नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप इस 7 को 0 के साथ रिप्लेस कर दें तो फिर ये ए के अंदर F2 लोड हो जाएगा। तो ओनली स्पेशल केस है फॉर टू लोड द हेक्साडेसिमल वैल्यू इन एनी ऑफ द रजिस्टर्स कि उसके स्टार्ट में हैश साइन और ए से लेकर एफ़ तक अगर आप डिजिट्स यूज़ करते हैं तो उनके दरमियान में 0 आना चाहिए, अदरवाइज़ वो एरर जनरेट करेगा। सेकंड हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, उसका नाम है ऐड। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, ये ए रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा पड़ा है उसके अंदर जो सोर्स है उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा। अब यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स से आपको नज़र आ रहा है कि ऐड जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसकी डेस्टिनेशन फ़िक्स है, वो ए है। तो ऐड इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन फ़िक्स है, वो ए है। इट मीन्स कि आप इस तरह ऐड यहाँ पे R0 से लेकर R7 तक कोई भी रजिस्टर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऐड R4A, ये भी इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है क्योंकि R4 डेस्टिनेशन है और यहाँ पे डेस्टिनेशन ऐड की इंस्ट्रक्शन में A है। इस तरह ऐड R2, #12 हेक्सा, तो ये भी इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है, कोड के अंदर एरर आएगा अगर आप ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे।
क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन हमेशा ए आना चाहिए, ए रजिस्टर। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मूव ए हैश 25 एग्जा। इसका मतलब है ए के अंदर 25 एग्जा वैल्यू मूव कर दें। तो ए इज इक्वल टू 25 एग्जा यहाँ पे आ गया। R2 मूव R2 34 एग्जा, तो R2 के अंदर 34 एग्जा चला गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड ए R2। तो ये क्या करेगा, ए के अंदर पहले 25 वैल्यू पड़ी है, R2 की जो वैल्यू है वो 34 है, तो 34 एग्जा को 25 एग्जा के अंदर ऐड करेगा और दोनों का जो सम आएगा वो ए के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस ऐड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ए की जो वैल्यू होगी वो 25 एग्जा होगी, और जैसे ही ये ऐड ए R2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 25 एग्जा 34 एग्जा के अंदर ऐड होगा और जो नया आंसर बनेगा एग्जा डेसिमल एडिशन में वो ए के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये आपको बताया एक छोटा सा कोड है 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो आप को पता है कि प्रोग्रामिंग में हम एक ही काम मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। तो ये उसका सेकंड वे लिखा हुआ है कि आप मूव कर लें ए के अंदर 25 एग्जा डायरेक्ट वैल्यू और फिर ऐड ए कर लें 34 एग्जा। तो ये दोनों कोड्स सेम ही जो है वो ए के अंदर वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे इंटरमीडिएट रजिस्टर R2 को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को ए के अंदर ऐड करवा रहे हैं। कंप्यूटर के स्टार्टिंग टाइम में मतलब 50s और 60s या 70s में जब भी हम किसी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करते थे या किसी हार्डवेयर को प्रोग्राम करते थे, तो उस टाइम पे उसको जब प्रोग्राम करते थे डायरेक्ट ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में उसको प्रोग्राम करते थे। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसकी रोम के अंदर जब कोड अपलोड करते थे तो वो डायरेक्ट ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि आपको पता है ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन मेंशन करनी पड़े तो आपने हर चीज़ को, ऐड को, सब्ट्रैक्ट को, हर चीज़ को आपने ज़ीरो और वन की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है ना वो काम हो जाएगा। तो अगर आप किसी कंप्यूटर को या माइक्रो कंट्रोलर को ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में डायरेक्टली प्रोग्राम करें तो ज़ीरोज़ और वन की जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को या माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद इसकी मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के अंदर जो डिफ़िकल्टी थी उसको रिमूव करने के लिए असम्बली लैंग्वेज वो डेवलप की। असम्बली लैंग्वेज बेसिकली अब ये जो आपको जो छोटे कोड नज़र आ रहे हैं ये असम्बली लैंग्वेज है। अब ये कोड क्या कर रहा है, ये 25 एग्जा को 34 एग्जा के अंदर ऐड कर रहा है और दरमियान में कुछ रजिस्टर्स के नाम को यूज़ कर रहा है और कुछ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहा है। तो इनको ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कहते हैं असम्बली इंस्ट्रक्शंस। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी भी हार्डवेयर के रजिस्टर्स की बेस के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें उस हार्डवेयर के रजिस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या उसकी मेमोरी इन्वॉल्व हो रही हो, तो हम उसकी असम्बली इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो फिर मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए असम्बली लैंग्वेज डेवलप की गई। असम्बली लैंग्वेज से किसी माइक्रो प्रोसेसर को या माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। लेकिन असम्बली लैंग्वेज के अंदर भी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जिस CPU के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस CPU के जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, मतलब उसके रजिस्टर्स कितने हैं और उसका साइज़ क्या है और उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज जो असम्बली लैंग्वेज है वो किसी भी हार्डवेयर को प्रोग्राम करना उसको आसान कर देती है। और फिर असम्बली लैंग्वेज से नेक्स्ट स्टेप आता है सी प्रोग्रामिंग। तो जब आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग करते हुए आपको जिस CPU की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके हार्डवेयर का इंटरनल डिटेल्स का इतना ना भी पता हो तब भी आप उसकी सी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और लेकिन जब आप असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको उस हार्डवेयर का इंटरनल जो आर्किटेक्चर है वो पता होना चाहिए। ओके, अब इसमें असम्बली लैंग्वेज में एक टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं निमोनिक। ये वाली टर्म है निमोनिक। M यहाँ पे फर्स्ट M इसका साइलेंट है तो इसको निमोनिक पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये मूव
का कीवर्ड है, ये वाला मूव है, ये ऐड है, ये असेंबली 8051 की जो असेंबली के कीवर्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं निमोनिक्स। और निमोनिक्स बेसिकली किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मूव है, इसका फंक्शन ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है। ऐड निमोनिक का क्या काम है? ऐड का ये काम है कि एक रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर कोई और डिजिट को ऐड करवाना। तो जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके असेंबली प्रोग्राम है, उसके अंदर असेंबली इंस्ट्रक्शंस होती हैं और असेंबली इंस्ट्रक्शंस के अंदर निमोनिक्स होते हैं। और वो निमोनिक्स आपके रजिस्टर्स के ऊपर जो रजिस्टर्स और उनके ऊपर जो डाटा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। जो इन जनरल आप अगर 8051 के अंदर कोई असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट को लेबल कहते हैं, उसके बाद निमोनिक आता है जो कि कीवर्ड होता है, उसके बाद ऑपरेंड्स आते हैं, ऑपरेंड्स फॉर एग्जांपल सोर्स हो सकता है या डेस्टिनेशन आती हैं, और उसके बाद कमेंट्स आते हैं। तो कोई भी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन उसके अंदर ये 4 पार्ट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन के अंदर ये 4 पार्ट हों, लेकिन मैक्सिमम एक इंस्ट्रक्शन के अंदर ये 4 पार्ट्स आ सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा असेंबली का प्रोग्राम लिखा हुआ है। एक दफ़ा इस ORG को और इस एंड को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये मूव, ये निमोनिक है, R5 और 25 एग्जा ये ऑपरेंड्स हैं, और ये जो सेमी कॉलन ये आगे कॉमा है। तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर मूव R5 #25 एग्जा और कॉमा और लोड 25 इंटू R5। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर निमोनिक भी आ गए हैं, ऑपरेंड्स भी आ गए हैं और कमेंट भी आ गए हैं। इस सेमी कॉलन के बाद जो लिखा हुआ ये कमेंट है, लेकिन इसके अंदर लेबल नहीं आया। लेबल हम उसको कहते हैं कि जब आप किसी लाइन को असेंबली के अंदर किसी लाइन को एक नाम असाइन कर दें, तो फिर बाद में आप उसको उस लाइन को उस नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हेयर, ये एक लेबल है। एस जंप ये एक कीवर्ड है, इसका क्या फंक्शन है हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी जस्ट इस कोड का कोई भी फंक्शन है हमें उससे कंसर्न नहीं है। अभी हम ये देख रहे हैं कि असेंबली की इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कितने पार्ट्स हैं और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हेयर है और आगे ये डबल ये जो कॉलन लगा हुआ है ये लेबल है, आगे ये निमोनिक है, एक इंस्ट्रक्शन है, आगे ये इसके ऑपरेंड है। तो ये एस जंप हेयर इसका मतलब है कि जंप करें हेयर, हेयर यहाँ पे जंप करेंगे तो वो इधर ही आ जाएगा, फिर एस जंप हेयर तो यहाँ से फिर इधर। इट मीन्स कि जब आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा तो वो हमेशा इधर ही रहेगा। लेकिन खैर हम ये एस जंप वगैरह ये बाद में देखेंगे। तो जब भी आपने असेंबली प्रोग्राम के अंदर किसी लाइन को एक वर्ड के साथ आप डिफ़ाइन कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ वर्ड और आगे कॉलन लगा दूँ, तो इट मीन्स कि इस पूरी लाइन को मैंने उस वर्ड के साथ डिफ़ाइन कर दिया। और अगर मैं इस लाइन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं फिर उस जो लेबल मैंने साइन किया होगा उसके साथ उसको एक्सेस कर लूँगा। उसके बाद ये निमोनिक्स हैं। इसके बाद ये ORG और एंड। ORG 0H, इसका मतलब ये है कि ORG फॉर ओरिजिन, और ओरिजिन 0H का मतलब है कि जब हमारा असेंबली प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 0H का मतलब है कि जो PC की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर वो 0 होगी। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द PC रजिस्टर होगा। और इस ORG को हम डायरेक्टिव कहते हैं। डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये इन डायरेक्टिव्स का कोई हार्डवेयर के अंदर कोई कोड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप मूव R5 25 एग्जा जब आप इसको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड करेंगे तो मूव R5 25 एग्जा इस पूरी का कोई एक मशीन कोड होगा। लेकिन जो ORG है ये ओनली फॉर सिमुलेशन या सॉफ्टवेयर की हद तक है। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप असेंबली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको असेंबलर कहते हैं। तो ये जस्ट ORG उस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन है, ये आगे हार्डवेयर के अंदर ट्रांसलेट नहीं होती। तो जो डायरेक्टिव्स हैं, अब ORG एक डायरेक्टिव है और एंड एक डायरेक्टिव है। जो डायरेक्टिव्स हैं
उनके हार्डवेयर कोड्स नहीं होते। वो डायरेक्टिव सिर्फ जो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ORG0H ये अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखते हैं तो ORG0H उस सॉफ्टवेयर को ये बताएगा कि जब आपने सॉफ्टवेयर ने जब प्रोग्राम रन करना है तो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द PC जो उसने सेट करनी है वो 0H है। तो ये जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब ये कोड हार्डवेयर के अंदर जाएगा तो PC की ऑटोमेटिकली वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0H ही होती है वहाँ पे। कि जब आप एक माइक्रो कंट्रोलर को या 8051 को जब आप पावर अप करते हैं या फर्स्ट टाइम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द PC वो 0H होती है। इस तरह ये एंड है, ये भी निमोनिक है, सॉरी ये डायरेक्टिव है। ये बताता है हमें कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे असम्बली का ख़त्म हो गया। और जो निमोनिक्स हैं फॉर एग्जांपल मूव, ऐड, इनका जब असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम से इनके आगे मशीन कोड जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल मूव का अलहदा से एक्स कोड होगा, मशीन कोड, ऐड का अलहदा से होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक हमारा जो असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो प्रोग्राम लिखने से लेकर उसको हार्डवेयर तक ले जाने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एडिटर प्रोग्राम। एडिटर प्रोग्राम को टेक्स्ट फाइल का हो सकता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आप कोड टाइप करते हैं, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टाइप कर सकते हैं या टेक्स्ट पैड नोट पैड के अंदर टाइप कर सकते हैं, या आजकल जिस तरह सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं उनकी अपनी टेक्स्ट फाइल विंडो होती है, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जब भी आप असम्बली कोड लिखते हैं उसका स्टेप ये होता है कि आपने कोड टाइप करना है, उसको कहते हैं एडिटर प्रोग्राम, और ये आमतौर पर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है। उसके बाद जब आपने एक दफ़ा असम्बली प्रोग्राम लिख लिया तो असम्बली प्रोग्राम लिखने के बाद आप उस प्रोग्राम को असम्बल करते हैं या कंपाइल करते हैं कि चेक करते हैं क्या उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है या उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस की वायोलेशंस तो नहीं है। वो करने के बाद जब वो प्रोग्राम आप जो लिखा होता है उस प्रोग्राम से जो असम्बलर प्रोग्राम है जिसके अंदर आप कोडिंग कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर दो फाइल्स जनरेट करता है। अगर सपोज़ आपने जो प्रोग्राम लिखा था उसका नाम सेव किया था myfile.asm, तो जो असम्बलर प्रोग्राम है जब इसको कंपाइल करेगा या असम्बल करेगा तो अगर उसमें एरर्स नहीं होंगे उस कोड के अंदर तो उससे वो दो फाइल्स प्रोड्यूस करेगा। एक फ़ाइल होगा myfile, अगर फ़र्ज़ के ओरिजिनल फ़ाइल का नाम था myfile.asm, तो जो असम्बलर प्रोग्राम जो फ़ाइल जनरेट करेगा उसका नाम होगा myfile.lst, lst फॉर लिस्टिंग फ़ाइल, और myfile.obj, obj फॉर ऑब्जेक्ट फ़ाइल। तो लिस्टिंग फ़ाइल क्या होती है? ये ऐसी फ़ाइल होती है असम्बलर जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है। इस फ़ाइल के अंदर जो आपने असम्बली का कोड लिखा होता है वो कोड भी होता है, और उस कोड से के इक्विवेलेंट जो मशीन कोड होता है वो भी, या एक्स कोड, वो भी उसके अंदर होता है। और जो हमारे पास OBJ फ़ाइल है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मशीन कोड होता है। इसके बाद उसी नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है लिंकर प्रोग्राम। लिंकर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है, या आप कह लें कि जो आपका सिमुलेटर टूल है उसी का एक ऐसा पार्ट होता है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपने जो असम्बली प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो एक फ़ाइल के अंदर नहीं होता, एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है और उसको किसी एक सेपरेट फ़ाइल में सेव किया हुआ है, और अगर आप उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो फिर जो लिंकर प्रोग्राम है वो क्या करता है, एक ही मेन प्रोग्राम के अंदर जितनी अलग-अलग फ़ाइल्स यूज़ हो रही हैं उन सब को कंबाइन करता है और एक मेन प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है। तो सारी इंडिविजुअल फाइल्स को कंबाइन करने के बाद जो नई फ़ाइल बनाता है वह है myfile.abs। ओके, और ये जो abs फ़ाइल है उसके बाद OH प्रोग्राम या उसी सिमुलेटर का OH प्रोग्राम, OH मेन के हेक्सा कन्वर्जन प्रोग्राम के abs फ़ाइल वो वही सिमुलेटर का जो टूल है वो उसको .hex फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये हेक्स फ़ाइल वो होती है जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू और बर्नर के थ्रू या प्रोग्रामर के थ्रू अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपलोड कर सकते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कोई से भी अगर आप सिमुलेशन टूल यूज़ करें, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के लिए हम 8051 की प्रोग्रामिंग के लिए मोस्ट कॉमनली कील सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हम उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखते हैं
और ऑटोमेटिकली वो ये फाइल्स लिस्टिंग फ़ाइल और OBJ फाइल्स वो खुद जनरेट करता है। और फाइनली उसके अंदर ऑप्शन है आप डायरेक्टली उससे .hex फाइल भी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ़्लो हमें ये बता रहा है कि अगर आप .asm फाइल की जो टेक्स्ट फाइल है वहाँ से लेकर जो आपकी .hex फाइल है, जो कि हेक्स फाइल का जो कोड है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रोम के अंदर जाके स्टोर होगा, वो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जब आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो .asm फाइल से .hex फाइल तक जो दरमियान में कन्वर्जन्स के जो स्टेप्स परफॉर्म करता है वो कौन कौन से हैं, और वो ये स्टेप्स हैं। .asm फाइल पहले लिस्टिंग में कन्वर्ट होती है। ये लिस्टिंग फाइल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल्स, अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं या मशीन फाइल्स हैं वो आपस में लिंकर प्रोग्राम के ज़रिए कंबाइन होती हैं, और जो कंबाइन फाइल है उसकी एक्सटेंशन .abs है, और वो फाइनली उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हेक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये हमारे पास है जी एक लिस्टिंग फ़ाइल की एग्जांपल दी हुई है कि आपने अज्यूम करें कि आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर सिर्फ ये कोड लिखना है org0h move r7, और ये बेसिकली ये वाला अगर आप किसी के अंदर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप ये प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी जो उस सॉफ्टवेयर से जो लिस्टिंग फ़ाइल जनरेट होगी वो ये होगी। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि पहले ये लाइन नंबर और होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यूज़ ऑफ द पीसी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कि org0h, इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर 0 पे है। उसके बाद ये पीसी की वैल्यू है, और ये मूव r5 25 एग्ज़ा, ये इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड है 7d2 25 एग्ज़ा। तो ये एक्स कोड है या इसको मशीन कोड कहते हैं। इसी तरह ये r7 है, मूव r7 34 एग्ज़ा, ये इसका मशीन कोड है, और ये इसकी पीसी की वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स के मेमोरी लोकेशन 2 पे मूव r7 34 एग्ज़ा का कोड पड़ा होगा 7534। जो 8051 की रोम है उस रोम का जो एड्रेस है, ये बेसिकली ये एड्रेसेस हैं पीसी के, और ये उन एड्रेसेस पे जो असेंबली लैंग्वेज का जो इक्विवेलेंट हेक्स कोड है ये वो पड़ा होगा। तो इस तरह ये पूरा असेंबली प्रोग्राम है, ये उसका हेक्स कोड है, और ये हेक्स कोड मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है ये उस लोकेशन का एड्रेस है, और ये हर असेंबली लाइन असेंबली का जो है ना वो एक ये लाइन नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग फ़ाइल है उसमें असेंबली प्रोग्राम भी होता है जो ओरिजिनल आपने टाइप किया होता है, असेंबली प्रोग्राम का इक्विवेलेंट मशीन कोड भी होता है, और वो मशीन कोड रोम में किस लोकेशन पे जाके सेव है उस लोकेशन का एड्रेस भी होता है। तो ये ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो उस फाइल को हम कहते हैं लिस्टिंग फ़ाइल। ओके, अब इससे पहले कि मैं फर्दर कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक छोटा सा जो सॉफ्टवेयर है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है एडसिम 51 DI। ये सॉफ्टवेयर 8051 की बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी सारे सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं जो 8051 की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसमें कील सॉफ्टवेयर है, बहुत फेमस है, हम वो भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर और लैब्स के अंदर, और प्रोटेस सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा अभी बेसिक है तो बेसिक लेवल पे हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो असेंबली लैंग्वेज की कुछ चीज़ें हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से पहले हम इसको जूम इन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 8051 का जो पूरा माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसका उन्होंने एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ है। इसके अंदर हम 8051 की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर के जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं ये सारे वो रजिस्टर्स गिवन हैं। हम इन हर रजिस्टर की जो डिटेल है वो उसको स्टडी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हमने जिन रजिस्टर्स को देखना है वो R0 से लेकर R7 तक हैं।
ये ए रजिस्टर है, उसको कम्युलेटर रजिस्टर भी कहते हैं, इस वजह से उसको ACC लिखा हुआ है। तो ये ए रजिस्टर है बेसिकली, और ये बी रजिस्टर है, और ये PC रजिस्टर है। आज के लेक्चर में जो बेसिकली मैं एक छोटा सा कोड लिखूँगा, उस कोड में जिन रजिस्टर्स की वर्किंग को हम देखेंगे वो ये है PC प्रोग्राम काउंटर, R0 से R7 तक के रजिस्टर्स, A और B रजिस्टर्स। उसके बाद ये 8051 की मेमोरी है, कोड मेमोरी है, डाटा मेमोरी है। कोड मेमोरी वो मेमोरी जहाँ पे आपके असम्बली प्रोग्राम का कोड, असम्बली प्रोग्राम का जो हेक्स कोड है वो सेव होता है। और डाटा मेमोरी जो रैम के अंदर जो आप डाटा, अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बनाए हुए हैं तो डाटा रजिस्टर्स के अंदर सेव किया हुआ है तो वो इसके अंदर सेव होगा। इन रजिस्टर्स बाकी SCON, P3, P2, P0, TH1 एंड सो ऑन, इनके फंक्शन हम बाद में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज हमने जो इन R0 से R7 अकोमोडेटर रजिस्टर और B रजिस्टर, इसका जो फंक्शन है वो देखेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले एक छोटा सा असम्बली प्रोग्राम लिखने लगा हूँ, और वो असम्बली प्रोग्राम बेसिकली ये है कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना हो तो हम किस तरह असम्बली प्रोग्राम उसका लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप ये स्मॉल लेटर्स के अंदर भी कोड लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जब भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ORG0H। ORG0H का मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द PC रजिस्टर इज़ 0, H फॉर हेक्सा, कि ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वैल्यू है। अगर आप H नहीं लिखेंगे तो वो डेसिमल वैल्यू बन जाएगी। तो डेसिमल में 0 और हेक्सा में 0 सेम है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम रजिस्टर वगैरह के अंदर जब डाटा पास करते हैं तो हेक्स फॉर्म में होता है। ओके, अब सपोज अब मैं इसका कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब सपोज मैंने एक कोड लिखना है जो दो नंबर्स को ऐड करे और उसकी वर्किंग को एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ मूव। आप इस कोड को मल्टीपल वे में लिख सकते हैं। मेरे पास ये R0 से लेकर R7 तक रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। आप इन रजिस्टर्स को अपने कोडिंग के अंदर वैल्यूज़ को सेव करने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अज्यूम करें कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो है मेरे पास 25 हेक्सा, वो मैं R4 के अंदर सेव कर देता हूँ। सेकंड वैल्यू, तो आप इन रजिस्टर्स में से कोई से भी रजिस्टर अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वैल्यू है, आप कोई सा भी R0 से लेकर R7 तक कोई सा भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। अज्यूम करें कि उसके अंदर मैं वैल्यू मूव कर देता हूँ उससे 89 हेक्सा। तो अब जब ये प्रोग्राम रन होगा, जब ये फर्स्ट लाइन रन होगी तो ये लाइन क्या करेगी, ये PC की वैल्यू को 0 कर देगी। ये सेकंड लाइन जब रन होगी तो R5 रजिस्टर की जो वैल्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे है, ये 25 हेक्सा हो जाएगी। जब ये थर्ड लाइन रन होगी तो ये 89 हेक्सा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं लिखता हूँ जी मूव A R4। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, R4 की जो वैल्यू है उसको कॉपी कर देगी A4 के अंदर, और R4 की वैल्यू थी 25 तो A के अंदर चला जाएगा 25। आगे क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड करवाना है तो मैं लिखूँगा ऐड। अब आपको ऐड इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स पता होना चाहिए। ऐड इंस्ट्रक्शन में हमेशा डेस्टिनेशन पे A रजिस्टर आएगा, और सेकंड वैल्यू जो मैंने ऐड करवानी है वो R5 रजिस्टर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R5। अब क्या हो गया कि इस लाइन के मूव AR5 से क्या होगा कि R4 की जो वैल्यू है 25 हेक्सा A के अंदर आ गई। ये लाइन क्या करेगी, या ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, A के अंदर R5 की वैल्यू को ऐड कर देगी, और A के अंदर 25 हेक्सा पड़ा था तो ये बेसिकली 25 हेक्सा प्लस 89 हेक्सा उसको ऐड करके आंसर A के अंदर सेव करेगा। अब सपोज मैं फाइनल आंसर अपना सेव करवाना चाह रहा हूँ रजिस्टर B के अंदर, तो मैं लिखूँगा मूव B A। अब अज्यूम करें कि ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको मैंने एंड कर दिया। ओके, अब हमने इसको असेंबल करना है कि इसको कंपाइल करना है, चेक करना है क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है।
तो अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगी तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, तो अभी इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये अब कंपाइल हो गया। अब इसको रन करने के दो तरीके हैं। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये सारा का सारा प्रोग्राम एक ही स्टेप में रन हो जाएगा और सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह भी हम रन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है असेंबली का, हम इसको स्टेप बाई स्टेप रन करते हैं। अब ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है 00, ये बेसिकली ये वैल्यू बता रहा है पीसी की। अब अगर मैं जब स्टेप पे क्लिक करूँगा तो इट मीन के मूव R4 25 एग्जा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसके ऊपर ये रेड कलर है, और जिसके ऊपर ये रेड कलर होगा वही आप कह सकते हैं कि वही वैल्यू पीसी के अंदर लोड होगी। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हमें ये 00 वैल्यू में ये बता रही है कि ये जो कोड 8051 की रोम के अंदर सेव होगा, तो मूव R4 25 एग्जा ये जो इंस्ट्रक्शन है उस रोम के इस एड्रेस पे पड़ी है 00 पे। तो अब क्योंकि आपने इस इंस्ट्रक्शन को इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो इस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करवाना होगा, उसका एड्रेस पीसी या प्रोग्राम काउंटर के अंदर होना चाहिए। तो इस इंस्ट्रक्शन का 00 पे है, तो इस वजह से यहाँ पे 00 पे है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी रजिस्टर के अंदर आएगा वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब इसके अंदर ये 00 एड्रेस है, तो इट मीन्स कि ऐसी लाइन जिसका 00 ये वाला एड्रेस है वो वाली एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ एक स्टेप प्रोग्राम आगे चला गया, मूव R4 25 एग्जा। तो ये क्या हुआ, R4 रजिस्टर अगर आप नोट करें तो पहले उसकी वैल्यू 00 थी, अब इसकी वैल्यू है 25 एग्जा। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है वो ये है मूव R5 89 एग्जा, और इस इंस्ट्रक्शन का इसका एड्रेस है वो है 2, तो 02। तो ये इसका आप देख सकते हैं पीसी की वैल्यू अपडेट होगी ऑटोमेटिकली। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है, और उसकी वैल्यू वो होती है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस है। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2 पे है, तो जो 2 वाली इंस्ट्रक्शन है जिसका 2 एड्रेस है वो वाली एग्जीक्यूट होगी, और वो ये लाइन है मूव R5 89 एग्जा। R5 की अगर आप वैल्यू नोट करें अभी 00 है, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन रन होगी R5 89 हो जाएगा, तो R5 हमारे पास 89 हो गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास अब ये 2 असेंबली की इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट कर ली। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कर्सर है और यहाँ पे पीसी की वैल्यू भी 4 है। इट मीन्स कि अब मैं जब स्टेप का बटन प्रेस करूँगा इस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है, और इसका मतलब क्या, मूव AR4, तो R4 की जो वैल्यू है वो ए के अंदर चली जाएगी। ए यहाँ पे हमारा ये वाला रजिस्टर है और R4 के अंदर 25 पड़ा है, तो मूव ए जो R4 है वो ए के अंदर आ गया। अब R5 की वैल्यू जो कि 89 एग्जा है वो ए के अंदर हमने ऐड करनी है। ए की पहले वैल्यू 25 है, जब ये 89 इसके अंदर ऐड होगा तो जो इन दोनों के एडिशन का आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने का जो आंसर आता है वो AE है। प्रोग्राम काउंटर आपने नोट करते जाना है कि जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी के अंदर वो पहले से आता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो करंट वैल्यू ऑफ द पीसी है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि अब जब आप स्टेप वाला बटन प्रेस करेंगे तो कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब क्योंकि करंट वैल्यू ऑफ द पीसी 6 है, इट मीन्स अब ऐसी वो वाली इस कोड में से वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जिसका एड्रेस 6 होगा, और वो इंस्ट्रक्शन है ये वाली मूव BA। तो यहाँ से अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये AE वैल्यू B के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AE पहले इधर था, अब ये B के अंदर चला गया। अब इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया।
ओके, तो ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्राम था। अब मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें इसकी वो चेक करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप स्टार्ट में अज्यूम करेंगे आप एच नहीं प्रेस करते, सॉरी एच आप हेक्सा नहीं मेंशन करते, तो दोबारा अगर इसको असम्बल करें, अब ये 25 डेसिमल है और 25 डेसिमल की जो इक्विवेलेंट हेक्सा वैल्यू है वो R4 के अंदर जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ जी, ये देखिए 25 डेसिमल, इसकी इक्विवेलेंट हेक्स वैल्यू 19 है, 0x फॉर एक्स वैल्यू। तो 25 इसकी डेसिमल की जो इक्विवेलेंट हेक्सा वैल्यू है वो इधर है, R4 के अंदर आ गया। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं 89 हेक्सा को। अगर मैं यहाँ पे 5 हेक्सा कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ORG5 हेक्सा किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रोग्राम है ये रोम के अंदर सेव हो रहा है कौन से एड्रेस पे, 5 लोकेशन पे, या रोम की 5th लोकेशन पे ये फर्स्ट हमारे कोड का जो लाइन है वहाँ पे पड़ी हुई है, उसका एक्स कोड वहाँ पे सेव है। तब अगर मैं इसको स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द पीसी क्योंकि 00 थी, अब देखें जब मैं स्टेप बाई स्टेप इसको एग्जीक्यूट करके आया तो अब मैं इस लाइन पर पहुंचा हूँ। तो ये जो ORG की इंस्ट्रक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो कंट्रोलर को ये इन्फॉर्म करती है कि ये जो असम्बली कोड हमने लिखा है, ये असम्बली कोड, इस कोड की जो फर्स्ट लाइन है रोम के अंदर किस लोकेशन पे पड़ी है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है ORG5H, इट मीन्स कि ये मूव R4 25 हेक्सा या 25 डेसिमल, इसका जो बाइनरी कोड है या एक्स कोड है वो रोम की 5th लोकेशन पे पड़ा हुआ है और बाकी इसे ऑनवर्ड फॉलो कर रही हैं इसको। तो क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द पीसी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही होता है, तो आपने इस वैल्यू को हमेशा 0 से यूज़ करना है ताकि हम अपने रोम को उसके फर्स्ट लोकेशन से ऑनवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अगर आप यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो इट मीन्स आप रोम की जो फर्स्ट 5 लोकेशन है उस पर कोई डाटा प्लेस नहीं कर रहे, वो आपकी वेस्ट जा रही है। तो इस वजह से हमेशा जो रोम है उसको हम एफिशिएंटली यूज़ करेंगे और उसकी फ़र्स्ट लोकेशन से ही उसका डाटा प्लेस करना, कोड प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट असम्बली प्रोग्राम है और आपने, मैं ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने भी इसको रन करके देखना है और इसके फीचर्स वगैरह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ओके, ये हमारे पास अब ये हमारे पास एक असम्बली कोड गिवन है और ये बताया हुआ है कि ये असम्बली कोड है और ये इसका इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड है कि मूव R5 25 हेक्सा। असम्बलर क्या करेगा, जब आप इस फाइल को सेव करेंगे यहाँ से, तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो .asm होगी, .asm फाइल। तो कोई सा भी असम्बलर वो क्या करता है, इस .asm फाइल को जिसके अंदर ये सारा कोड पड़ा है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर, जिसको हम कहते हैं .hex फाइल, जो फाइनल फाइल होती है जिसमें कंट्रोलर के अंदर अपलोड होना होता है। तो अब ये बेसिकली ये बताया हुआ है, ये असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम है हमारा, मूव R5 25 हेक्सा, मूव R7 34 हेक्सा एंड सो ऑन। ये इसका इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड है कि मूव R5 25 हेक्सा, ये असम्बली इंस्ट्रक्शन है। ये असम्बली इंस्ट्रक्शन जब मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसक्रिप्ट हुई और इसको कन्वर्ट किया किसने, असम्बलर ने, और वो क्या है 7D25, इट मीन्स, और इसका एड्रेस क्या है 00। इट मीन्स के ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव R5 25 हेक्सा असम्बली इंस्ट्रक्शन, ये इसका मशीन कोड है और ये मशीन कोड रोम के एड्रेस 00 पे सेव है। इस तरह जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव R7 34 हेक्सा, इसका जो कोड जनरेट किया
असम्बलर ने वो क्या जनरेट किया, 7534, और ये रोम के एड्रेस नंबर 02 पे पड़ा है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आप अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपने कोड लिखा है फॉर एग्जांपल, इसका ये कितने बाइट का कोड है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 00 से लेकर 00A तक जा रहे हैं, और जो हमारी हर जो रोम की कितनी बाइट्स यूज़ हो रही हैं, 00 से लेकर 00A तक। ए आपको पता है 10 होता है, तो 0 से लेकर 10 तक, तो ये 10 बाइट्स का जो है ना ये कोड है। तो बेसिकली आपने ये मूव R5 से 25 एक्सेस एंड तक ये जो असम्बली कोड लिखा है, तो आप यहाँ से लिस्टिंग फाइल से देख सकते हैं कि इस कोड का साइज़ कितने बाइट्स है। ज़ीरो ज़ीरो से 00A, अगर आप ये ज़ीरो को भी हम काउंट करें तो ये 10 बाइट्स, 10 और ये ज़ीरो वाला ये 11 जो बाइट्स का जो कोड है ये बन जाएगा। ओके, अब ये हमें ये फर्दर बताया हुआ है कि अज्यूम करें कि आपने .asm फाइल वो जनरेट की, कोड टाइप किया, असम्बलर आपके जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है .asm, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कि आप .asm को फ़ाइल को .hex फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें। लेकिन जो कील सॉफ्टवेयर है जो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो इसी कोड से .hex फाइल जनरेट कर देता है। तो अब अज्यूम करें कि ये हमारा वो था कोड, असम्बली कोड था, ये उसका मशीन कोड जनरेट कर दिया कील सॉफ्टवेयर ने या किसी और सॉफ्टवेयर ने। अब हमें ये साथ ये इंफॉर्मेशन उसकी ये आ रही है कि अब रोम, क्योंकि बाइट पे बाइट डाटा सेव करता है, तो रोम के अंदर ये किस तरह डाटा सेव हो रहा होगा। 00 रोम की 0 लोकेशन पे 7D पड़ा होगा, ये 7D, और 01 लोकेशन पे 25 पड़ा होगा। इस तरह 02 लोकेशन के स्टार्ट में 02 के स्टार्ट में 7F और 03 के वैल्यू पड़ी होगी 34, 05 पे 2D, सॉरी ये 05 पे, हाँ जी ये 7400 है, तो 00 से उस पर पड़ा है 05 पे। तो इसी तरह आगे बाइट ये रोम के अंदर जो इस असम्बली कोड का इक्विवेलेंट हेक्स कोड है, वो हर रोम के एड्रेस पे किस तरह सेव है वो ये हमें बता रहा है। और एंड तक ये हमारा कोड 80EF तक जा रहा है, और ये हमारा 00B तक। अभी 00A के अंदर इसका एड्रेस है, इस 00A के अंदर 80EF का वो साइज़ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो इस वाले इंस्ट्रक्शन को भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो अब यहाँ पे आपने अगर प्रोग्राम का साइज़ कैलकुलेट करना है तो अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये रोम का एड्रेस यूज़ करें, और दूसरा तरीका ये है, अब ये देखें ये रोम का एड्रेस अगर मैं यूज़ करूँ तो टेट्रा 0 से लेकर 00B तक एड्रेस जा रहा है, और B हेक्साडेसिमल में आपको पता है ये 11 का कोड है। तो 1 से लेकर 11 बाइट्स ये हो गई, और 1 बाइट ये 00 बाइट, तो टोटल ये 12 बाइट्स का कोड है। यहाँ पे ये 10 बाइट्स बन रहे थे, उसमें ये 80EF वो 10 बाइट्स का जो कोड बन रहा था उसमें 80EF को हमने कंसीडर नहीं किया था। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये 12 बाइट का कोड है। सेकंड वे इस प्रोग्राम का, असम्बली प्रोग्राम का साइज़ कैलकुलेट करना इन बाइट्स, वो ये है कि आप टोटल बाइट्स काउंट कर लें। तो ये भी 1 बाइट का डाटा है, ये भी 1 बाइट का डाटा है, 1 बाइट। तो टोटल नंबर ऑफ अगर आप बाइट्स कैलकुलेट करें 1 2 3 4, तो ये 11 या ये 12 वो बाइट्स बनती हैं। तो आप यहाँ से एड्रेस से भी इस प्रोग्राम का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाय काउंटिंग दी बाइट्स कि कितने बाइट्स का प्रोग्राम है वो यहाँ से आप इससे भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, एक वर्ड आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑप कोड।
आप कोड किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मूव है, मूव इंस्ट्रक्शन R5 एग्जाम। इस मूव निमोनिक का जो इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड है वो है 7D। तो इस 7D को इस मूव का हम ऑप कोड कहेंगे, या ऑपरेशनल कोड, या ऑपरेशन कोड कहते हैं इसको। इस तरह जो डिफरेंट मूव इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऑप कोड डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मूव R5 तो यहाँ पे मूव के साथ R5 रजिस्टर आ रहा है, तो इसका जो इस मूव इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड है वो 7D है, और ये 25 तो इस मूव का जो डाटा है उसको शो कर रहा है। इस तरह यहाँ पे मूव R7, अगर मूव के साथ R7 रजिस्टर आता है तो उसका जो ऑप कोड है वो 7F है। मूव के साथ अगर A है, इस मूव का जो असेंबली का कोड है वो 74 है। इस तरह जो ऐड A R5 के A के अंदर R5 की वैल्यू को ऐड करो, इस ऐड निमोनिक का या इंस्ट्रक्शन का जो कोड है मशीन लैंग्वेज कोड या हेक्स कोड वो 2D है। तो ये जो हर निमोनिक का या हर इंस्ट्रक्शन का जो इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज कोड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ऑप कोड। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया, ये मैंने लेक्चर 1 में भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है वो 8051 की रोम के अंदर सेव है, तो अगर हम उस प्रोग्राम को या उस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो उसके लिए बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फैचिंग, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग। तो अब आप अज्यूम कर लें कि 8051 के हमने कोई कोड लिखा असेंबलर के अंदर, ये वाला कोड था। सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमने उसकी मशीन लैंग्वेज कोड फाइल जनरेट की जिसको .x फाइल कहते हैं। वो एक्स फाइल बर्नर के थ्रू या प्रोग्रामर के थ्रू उस कंट्रोलर के अंदर बंद कर ली। अब उस 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रोम के अंदर ये वाला कोड इस तरह सेव है कि 00 लोकेशन पे 7D पड़ा हुआ है, 001 पे 25 पड़ा हुआ है। तो अब वो कंट्रोलर किस तरह काम करेगा, और यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप 8051 को फर्स्ट टाइम पावर अप करेंगे तो पीसी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 होगी। तो वो क्या करेगा, क्लॉक, क्योंकि उसका क्लॉक सिग्नल अटैच किया होगा 8051 के साथ, तो क्लॉक के जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज जाएगा या क्लॉक सिग्नल पे, वो इस लोकेशन से डाटा उठाएगा, और इस लोकेशन पे डाटा पड़ा हुआ है 7D। इस डाटा को उठा के वो CPU के अंदर लेके आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करेगा तो जो इस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन होगा मूव R5 25 एग्जा, कि R5 के अंदर 25 एग्जा वैल्यू मूव करो, वो 25 वैल्यू R5 के अंदर वो मूव हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट PC की वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट होगी, और दोबारा फिर वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे नई इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको वहाँ से उठा के CPU के अंदर लेके आएगा, उसको डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर R5 के अंदर 25 एग्जा वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे R5 वाली ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एक एग्जीक्यूट हो जाती है तो PC की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग एड्रेस पे चली जाती है। तो ये जो एड्रेसेस हैं ये स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं कि 7D25 के ये स्टार्ट एड्रेस है 00 पे, आगे फिर 00 पे और 01 पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है क्योंकि ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इस तरह इस मूव R7 34 एग्जा इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 2, कि ये इंस्ट्रक्शन 2 लोकेशन से स्टार्ट हो रही है। ये देखें, ये जो इंस्ट्रक्शन है 7F वाली ये 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 पे भी मेमोरी एड्रेस 2 पे भी ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, और 3 पे इसी इंस्ट्रक्शन का कोड पड़ा है, इसका डाटा पड़ा हुआ है। तो ये जो आप अब यहाँ से आप एक चीज़ और भी चेक कर सकते हैं, मूव R5 25 सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन का साइज़ कितने बाइट्स है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का कोड है 7D25, तो 7D 00 पे पड़ा है और 25 01 पे पड़ा है। तो ये मूव R5 25 ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है।
इस तरह बाकी इंस्ट्रक्शन का भी वो साइज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीसी जब एक दफ़ा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है तो ऑटोमेटिकली पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देती है। ओके अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम काउंटर उसका साइज़ 16 बिट है, तो अगर 16 बिट है तो आप उससे कितनी मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। वो अगर आप सारे 16 बिट्स को सबको बंद कर दें तो वो बन जाएगा टेट्रा एफ ऐसी मेमोरी या ऐसी मेमोरी आप इस पीसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जिसकी लोकेशन मिनिमम एड्रेस 0 हो और मैक्सिमम एड्रेस टेट्रा एफ हो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो 8051 फैमिली, 8051 फैमिली के अंदर कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि 64 किलोबाइट उसके साथ अवेलेबल हो, क्योंकि जो टेट्रा एफ है ये 64 किलोबाइट बनता है, क्योंकि ये 1 के ये 2 की पावर 10 है और ये 64 2 की पावर 6, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 16 या टेट्रा एफ। तो इट मीन्स के यहाँ पे अभी बताया हुआ है कि 889C51 ये जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जो रोम का साइज़ है वो 00 से लेकर 0FFF तक है। तो इट मीन्स कि अगर आप ये वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो इस माइक्रो कंट्रोलर में पीसी की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू पीसी ये ले सकता है, क्योंकि इस वैल्यू के बाद तो रोम ही अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर ये वाला है DS89C तो इसकी मैक्सिमम साइज़ 3FFF तक है और इस तरह ये दूसरे। ओके अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसके अंदर आज हमने ये देखा, इसके रजिस्टर्स के बारे में देखा। जो कॉमनली यूज रजिस्टर्स हैं वो A, B, R0 से लेकर R7 तक और PC रजिस्टर का उसका फंक्शन देखा। और हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के हैं और DPTR और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स ये दो 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। DPTR रजिस्टर ये भी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, रोम से डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो प्रोग्राम काउंटर है ये भी आपको पता है कि रोम के अंदर जो कोड सेव है उस कोड का जो एड्रेस है वो इस रजिस्टर के अंदर सेव होता है। ओके जी, ये था आज का लेक्चर। इसमें आपने जस्ट ये सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने इसके साथ एक दो छोटे छोटे जो प्रोग्राम स्लाइड्स के अंदर हमने देखे हैं उनको एग्जीक्यूट करके वो चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।